प्रिय बच्चों, कक्षा 10वीं के विज्ञान के सेक्शन में आपका स्वागत है। मैं नम्रता गुप्ता आज आपको पाचन तंत्र के डायग्राम को कैसे बनाना है इसके बारे में आपको एक वीडियो बनाने का प्रयास कर रही हूँ। आप लोग इसी डायग्राम को फॉलो करते हुए अपनी अपनी कॉपी में मेरे साथ खींचने की प्रयास करें। सबसे पहले आपको मुख से शुरू करना है। ये हो गया मुख। मुख मतलब आप सब जानते ही होंगे, जहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? मुख। मुख के बाद अंदर जो गुहा जैसी दिख रही है आपको, खाली जगह, ये जो खाली जगह दिख रहा है ये है मुख गुहा। इसको हम क्या बोलते हैं? मुख गुहा। आप लिखते जाएं और तुरंत उसका नामांकन करते जाएं। ये है आपका मुख गुहा। अब हमको आगे बढ़ाना है। मुख गुहा में क्या होते हैं? दांत होते हैं, है ना। दांत के साथ यहाँ पर मुख गुहा की जो दीवारें होती हैं उनमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम नाम देते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, अर्थात लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियों से क्या होता है? लार का स्रावण होता है। क्या होता है? लार का स्रावण। तो हमको ये ग्रंथि जैसी संरचना बना देना है और फिर इसका नाम लिख देना है हमको लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियों के बाद हमको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हुए मुख में क्या होता है? मुख गुहा में हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं जिससे लार का स्रावण होता है, जो भोजन को पचाने में बहुत सहायक होता है, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को पचाने का कार्य करता है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो भोजन में उपस्थित शर्करा का पाचन करता है, और भोजन को जितना अधिक चबाया जाता है वह उतना ही अधिक स्वादिष्ट होता जाता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य आपको चित्र कैसे बनाना है, आपको जो चित्र में परेशानी आ रही है बनाने में, उसको कैसे हमें शुरुआत करना है, कहाँ पर हमको अंत करना है, ये आपको बताने का है। तो आप चित्र मेरे साथ जरूर बनाते जाएं। अब हमको आगे बढ़ना है। मुख गुहा के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं तो आती है हमारी ग्रसनी। हमको इधर से एक लंबी नली निकालना है, इसको हम बोलते हैं आहार नली। आहार नली जो होती है वो मुख से शुरू होकर गुदा द्वार पर जाकर ख़त्म होती है। इसको हम बोलते हैं, मुख गुहा के बाद जो स्थान आता है ये है ग्रसनी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। ग्रसनी जो है, ग्रसनी में 3 नलियाँ खुलती हैं। एक तो जाती है स्टमक के लिए, अर्थात अमाशय के लिए, ये हमारा अमाशय है। एक जाती है अमाशय के लिए, ठीक है, और एक जाती है हमारे कान की नलिका जिसको हम यूस्टेशियन नलिका बोलते हैं, और एक नली निकलती है श्वास नली, जो हमारे फेफड़ों तक जाती है। तो ये 3 नलिका हमारे फेरिंग्स में से होकर गुजरती हैं। तो हम चूँकि पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं तो अभी हम इसमें आगे ग्रसनी के बाद जो आगे पाचन नली आगे की ओर बढ़ती है उसको हम बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली, इसको हम लिखेंगे ग्रास नली। इसके बाद ग्रास नली जो है वह आगे एक बड़ी सी संरचना बनाती है जो कि
कहलाता है स्टमक। इसको हम नाम देते हैं स्टमक अर्थात अमाशय। ये हमारा अमाशय हुआ। अमाशय में जो होती है, अमाशय की दीवारों में भी चारों तरफ जठर ग्रंथि होती है। अमाशय में भोजन का अधिकांश भाग का पाचन हो जाता है। भोजन जब मुख से आगे ग्रास नली से होते हुए अमाशय में इकट्ठा होता है और यहाँ पर भोजन के बहुत अधिकांश भाग का पाचन हो जाता है। इसके पश्चात हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर एक और नली हम बनाएंगे। इस नली को हम अमाशय जो है, अमाशय आगे जाके छोटी आंत में खुलता है। किसमें? छोटी आंत में। ये जो अमाशय के बाद से जो स्टार्ट हो रही है नली, इसको हमको यू आकार बनाना है। इसको हम यू आकार का शेप देंगे। यू आकार की नली बनाते हैं। ये है हमारी ग्रहणी। ये हमारी छोटी आंत का प्रथम भाग है। इसको हम ग्रहणी बोलते हैं। ये यू आकार की ही बनाना है। इसमें दो नलिकाएं खुलती हैं। एक होती है लिवर की। यहाँ पे हमें लिवर का स्ट्रक्चर बना देना है। जो लिवर होता है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये यहाँ पर ग्रहणी में जाकर खुलती है और इसी लिवर और अग्नाशय यहाँ पर बना देना है हमको अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो बनाना है वो हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर मतलब पत्ती नुमा संरचना बनाना है। ये हमारे पत्ती के आकार की संरचना होती है जो स्टमक के ठीक नीचे स्थित होती है अर्थात अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। और जो लीवर है वह हमारे वक्ष गुहा का बहुत सारा भाग घेरे रहती है। लीवर से लीवर जूस अर्थात पित्त रस का स्रावण होता है। इसमें पित्ताशय एक थैली होती है जिसमें पित्त रस बनता है। क्या बनता है? पित्त रस। और ये है हमारा यकृत। यकृत पित्त रस को बनाता है और जो ये पित्ताशय होता है, पित्ताशय उसको क्या करता है? स्टोर करके रखता है। तो ये हमको बनाना है पित्ताशय। ये इसको क्या कर रहा है? जो यकृत ने जो पित्त रस को बनाया है उसको स्टोर रखने का कार्य करता है। यकृत से जो पित्त रस का स्रावण होता है उसका माध्यम जो होता है वह क्षारीय माध्यम होता है। अच्छा, एक बात और बच्चों, जो अमाशय है, अमाशय की दीवारों में भी एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में बहुत सारे पाचक एंजाइम्स होते हैं जिससे भोजन में उपस्थित विभिन्न अवयवों का पाचन किया जाता है। भोजन में उपस्थित अधिकांश चीज़ों का पाचन अमाशय में हो जाता है। केवल वसा और ग्लूकोज जो होती है उसका कुछ भाग शेष बचता है जो आगे जाकर हमारे ड्यूोडेनम वाले भाग में इसका पाचन होता है। इसकी क्रियाविधि में फिर से आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी। अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती जा रही हूँ जिससे आप डायग्राम बनाने के साथ साथ उसको समझते जाएं। तो जो ये अमाशय होता है ये भी हमारे 3 भाग में बटा होता है और अमाशय की दीवारों में हम यहाँ पर बना देंगे जठर ग्रंथि, लिख देंगे। साथ ही अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल का स्रावण भी होता है जो कि भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। साथ ही भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन को क्या करता है? सड़ने से बचाता है, क्योंकि भोजन को यहाँ पर पचने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। अतः वो 4 घंटे क्या करता है? उसको सुरक्षित रखता है। अच्छा, पाचन क्या है? पाचन है जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना। तो वो तो शुरू हो जाता है मुख से ही। मुख से ही जब लार ग्रंथि से लार का स्रावण होता है तो यहाँ से ही जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटने लगते हैं। इसके पश्चात भोजन धीरे धीरे लुगदीनुमा रूप में आपके कहाँ पर आ जाता है? स्टमक में आ जाता है। स्टमक में उसका अधिकांश भाग का पाचन हो जाता है। केवल क्या बचा?
आपकी भोजन में उपस्थित ग्लूकोज का कुछ भाग बचता है और वसा बचता है। तो वसा और ग्लूकोज का पाचन आगे आपकी इस डिओडिनम ग्रहणी में पूर्ण होता है। ग्रहणी को हम इंग्लिश में डिओडिनम भी बोलते हैं, डिओडिनम। हम इंग्लिश वर्ड भी याद करते जाएंगे साथ साथ। अब ग्रहणी का जो दूसरा भाग, प्रथम भाग है ये ग्रहणी कहलाती है, और दूसरा भाग फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ग्रहणी आगे जाके छोटी आंत के कुंडलित संरचना में परिवर्तित हो जाती है। इसको हम इस प्रकार से कुंडलित, सरल प्रकार से बनाना है हमको। किताब में थोड़ा सा क्लिष्ट रहता तो आप लोगों को बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए हम इसको सरलीकरण करके बना रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये सरल प्रकार से मेरे साथ ही बनाते जाना है। इस प्रकार से कुंडलित संरचना कई बार कुंडलित कर दी जाती है, क्योंकि ये बहुत लंबी होती है। छोटी आंत की जो मध्य वाला भाग है वो बहुत अधिक लंबा होता है, लगभग ये 5 से 6 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, और कुंडलित रूप से हमारे शरीर के नीचे, स्टमक के नीचे वाले भाग में फैली रहती है। इसके बाद ये जो छोटी आंत है वह आगे जाके बड़ी आंत में परिवर्तित हो जाती है, बड़ी आंत में बदल जाती है। बड़ी आंत को हमको कैसे बनाना है? छोटी आंत और बड़ी आंत क्यों कहा गया? छोटी आंत इसलिए कहा गया क्योंकि इसका आकार जो है, आकार तो इसका बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी जो कहना चाहिए जो साइज है वो क्या है? छोटी है। आकृति जो है उसकी छोटी है, लेकिन इसका आकार जो है वह क्या है? बहुत बड़ा है। तो आकार के मामले में अगर हम कहें तो ये तो काफ़ी लंबी होती है। तो आप सोचेंगे ये इसको छोटी आंत क्यों कहा गया? क्योंकि ये पतली होती है, इसलिए इसको हम छोटी आंत कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं बड़ी आंत पर। बड़ी आंत हमको इस प्रकार से बड़ी बड़ी सी संरचना बनाना है, और इसी बड़ी आंत में इस छोटी आंत के भाग को हमको जोड़ देना है, और यहाँ पर एक हमको परिशेषिका निकालना है। ये क्या है? हमारी परिशेषिका। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि परिशेषिका क्या होती है? इसको हमको लिखना है परिशेषिका, ठीक है। परिशेषिका जो होती है यह जानवरों के शरीर में एक्टिव रहती है। इसका कार्य है सेलुलोज का पाचन करना, ठीक है। अब हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन का कार्य ही नहीं बचा, क्योंकि सेलुलोज किस में पाया जाता है? सब जो भाजी या कच्ची सब्जियां होती हैं, कच्चे जो घास फूस होती है उसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो मनुष्य ने जब विकास किया तो मनुष्य ने भोजन को पकाकर खाना शुरू कर दिया, तो उसका जो सेलुलोज है वो जो घास फूस वाले आइटम जो पहले खाता था, जब आदि मानव था तो वो घास फूस खाता था, तब ये हमारे शरीर में ये एक्टिव थी। लेकिन अब हमारा मनुष्य ने विकसित हो गया जब, तो उसने इसका उपयोग करना ख़त्म हो गया उसके शरीर में, तो इसके कारण इसका उपयोग हमारे शरीर में नहीं है, और ये परिशेषिका के रूप में हमारे पाचन तंत्र में पाई जाती है। अच्छा, अगर इसमें अपेंडिक्स की अगर इसमें हम ये भोजन का कोई कण चला जाता है तो ये क्या होती है? सड़ भी जाती है, और सड़ने के कारण ये फट भी सकती है। अब इसको हम बनाते हैं, ये बड़ी आंत हमने इतनी बड़ी साइज़ बना ली। उसके पश्चात इसको हम नाम दे देंगे बड़ी आंत, और ये हो गई हमारी छोटी आंत। छोटी आंत क्षुद्रांत, मध्यांत, पश्चांत, ये 3 भाग में बटी होती है। क्षुद्रांत आपकी ग्रहणी से शुरू हो जाती है, फिर ये मध्यांत कुंडलित संरचना होती है, और पश्चांत जो है यह आपकी बड़ी आंत में जाकर जुड़ती है। इसके पश्चात बड़ी आंत, छोटी आंत में जो होता है, छोटी आंत का कार्य क्या है अब आपको मैं ये भी बता दूं। भोजन का पाचन तो यहाँ ग्रहणी तक आकर ख़त्म हो जाता है। पाचन का जितना भी भाग होता है वह ग्रहणी में आकर समाप्त हो जाता है। इसके बाद जब आगे भोजन पहुँचता है तो उसमें भोजन का केवल क्या होता है? अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। इस वाले भाग में, ये जो छोटी आंत है इसमें केवल भोजन का अवशोषण होता है।
इसमें अवशोषण कैसे होता है? इस छोटी आंत में चारों तरफ दीवारों पर छोटे छोटे से सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्मांकुर। इनको अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं, इनको हम बोलते हैं सूक्ष्मांकुर या माइक्रोबिलाई। ये सूक्ष्मांकुर क्या करते हैं? हमारे भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करके रक्त नलियों में डाल देते हैं और रक्त नलियों के द्वारा भोजन के पोषक तत्व हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं हम स्वांगीकरण। तो अवशोषण का कार्य किसने किया? छोटी आंत ने। भोजन में उपस्थित किन चीज़ों का अवशोषण? पोषक तत्वों का अवशोषण। आपके परीक्षा में ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत से भोजन आगे की ओर खिसकता है और आगे की ओर खिसकने के पश्चात भोजन कहाँ भेज दिया जाता है? इस बड़ी आंत वाले भाग में। बड़ी आंत में भोजन आने के पश्चात भोजन में केवल शेष बचता है जल। छोटी आंत में जल का अवशोषण नहीं होता है। जल का अवशोषण कहाँ होता है? इस बड़ी आंत वाले भाग में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जल का अवशोषण, जिससे हमको याद रहे। तो जल का अवशोषण कहाँ होगा बच्चों? बड़ी आंत में। तो आपको ध्यान रखना है कि जल का अवशोषण केवल बड़ी आंत में होगा और पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में होगा। तो बड़ी आंत में आपका किसका अवशोषण हुआ? जल का अवशोषण। अब भोजन में कुछ नहीं बचता है, केवल बचता है मल पदार्थ, वेस्ट मटेरियल जिसको हम कहते हैं, खराब पदार्थ जिसको हम बोलते हैं। तो धीरे धीरे भोजन आगे की ओर खिसकता है। अब ये आगे की ओर कैसे खिसकता है? भोजन मुख से शुरू हुआ था, मुख से हमने खाया था और भोजन धीरे धीरे आगे की ओर खिसकता जाता है। तो हमारे जो आहार नली है, इसमें क्रमाकुंचन की गति होती है। कौन सी गति होती है? क्रमाकुंचन। ये क्रमाकुंचन की गति में क्या होता है? हमारी जो आंत है वो इस प्रकार से सिकुड़ती हैं और फूलती हैं, सिकुड़ती हैं और फूलती हैं। ये आहार नली पूरी सिकुड़ती है और फूलती है। ये पूरी आहार नली में क्रमाकुंचन की गति होती है, जिससे भोजन आगे की ओर धकलता जाता है। ठीक है। और भोजन लुगदी नुमा रूप में परिवर्तित होता जाता है। तो इस प्रकार से भोजन फिर कहाँ, जो भोजन का वेस्ट मटेरियल बचता है अर्थात मल पदार्थ जो बचता है, ये वाला भाग कहलाता है मलाशय। मलाशय में जाकर वह भोजन का जो मल पदार्थ होता है या खराब पदार्थ होता है, वह मलाशय में जाकर इकट्ठा होता है और उसके पश्चात यह गुदा द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो अगर आपको इसको बनाने में सुविधा होती है, आपको यही डायग्राम अपने परीक्षा में भी बनाना है। तो बच्चों प्रयास करें, बार बार इसको बनाएं। कम से कम अपनी फेयर कॉपी में 5 से 6 बार, रफ कॉपी में पहले इसको प्रयास करें, 5 से 6 बार बनाएं। बार बार जब आप बनाएंगे तो आपको ये चित्र बहुत अच्छे से बनाना आने लगेगा। और अगर आपको ये पसंद आता है तो मैं YouTube पर भी इसको शेयर करूँगी, आप YouTube पे इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद बच्चों, आप बनाना जल्दी से जल्दी सीखें। धन्यवाद।